हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआरसी एलटी ग्रेड हम लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ आपको। अभी तक मैंने 25 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद आज से हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक वाइज। जी हाँ, जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं टॉपिक वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सब कुछ पढ़ाना है। जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को मैं इन जो है वीडियोज में शामिल करूंगा, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और जितना मैं बता रहा हूं, अगर इतना करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये जो है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आज पहला टॉपिक चुना है वो इंडियन जियोग्राफी है, जिसमें आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। और इसमें आपको यह वीडियो शाम को 7 बजे अब मिला करेगी। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न जो एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसमें जो जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट है उससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है। उससे पहले मैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भारतीय भूगोल के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो आपको जानना चाहिए, उनको भी मैंने शामिल रखा है। उसके बाद मैंने जो है ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया। उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को शामिल करूँगा। ये क्वेश्चन आपके जनरल इंट्रोडक्शन यानी भारत के भूगोल के जो है सामान्य परिचय से हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, उसको आप पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे इस जो है नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटा सा मैंने चार्ज रखा है, इस चार्ज को पे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि मैं जितना भी बता रहा हूँ, जितना भी मैं बोल रहा हूँ, उस सब कुछ उसमें लिखा हुआ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। यानी आपको वीडियो देखने के बाद रिवीजन करने की आपकी झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वहाँ से रिवीजन करके अपने समय को आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ जनरल चीज़ों पर बात करेंगे जिसके बारे में आपको इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अन्य जो देश हैं वो है क्षेत्रफल के अनुसार रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमारा देश यानी भारत का नंबर आता है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो हमारा यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो आपको जानने चाहिए वही चीज़ों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है, ठीक है। दुनिया की जितनी आबादी है उसका 17.5% जनसंख्या हमारे भारत देश में है। और लेकिन दुनिया की जो जितना भी भूखंड है उसका 2.4% हमारे भारत देश के पास है, ठीक है। तो अगर बात करें हम भारत की स्थलीय लंबाई की, तो यहाँ पर है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी स्थलीय जो है सीमा की लंबाई है। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है कितना? 2933 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूभाग विस्तृत है। मुख्य भूभाग की बात हो रही है यहाँ पर। अक्षांश में अगर हम देखें तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, अक्षांश तक, ठीक है। और देशांतर की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये हमारे देश की अवस्थिति है। अगर हम बात करें हमारे देश की जो अंतिम सीमाएं हैं, वो अगर उसमें बात करें, सबसे दक्षिणतम हमारा बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे जो ग्रेट निकोबार में है। और ये जो है 6 डिग्री 45 अक्षांश में स्थित है, ठीक है। और सबसे उत्तरतम यानी उत्तर वाला भाग है वो इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमोत्तम यानी पश्चिम वाला भाग जो गुहार मोती यानी गुजरात में है। सबसे पूर्वी हमारा जो छोर है हमारे देश का वो है किबिथु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, यानी क्योंकि जो अभी हमने यहाँ पर बात किया, जो है दक्षिणतम बिंदु हमारे पूरे भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी बात हो रही, वहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर हमारी मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि माने ये जो हमारा भूखंड, चूँकि निकोबार कहाँ है? समुद्र में है, ठीक है। तो अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वो हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लें कि हमारा भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैंने उनको यहाँ पर फैक्चुअल के रूप में रखा हुआ है।
आगे जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 8 राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है माही नदी, ठीक है। भारतीय मानक समय यानी IST रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये सब राज्य हैं जहाँ से IST रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ें, यहाँ पर देखें तो जो ये भारतीय मानक समय रेखा यानी IST का जो 82 डिग्री 30 जो है पूर्वी जो देशांतर है, ये किस नगर से होकर गुजरता है? तो ये हमारा है प्रयागराज नैनी से, ठीक है। हमारे प्रयागराज से ये होकर के गुजरता है मानक समय रेखा का। और IST और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच जो समय अंतराल है वो 5.5 घंटे का है। कितने का है? 5.5 घंटे का है, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरुप में जो इसका सबसे पूर्वी छोर है वहाँ 5 बजे जो है सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला जो गुजरात का जो है पश्चिमी छोर है वहाँ पर कितने बजे होगा प्रातः? ठीक है, तो 7 बजे, यानी 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। 2 घंटे का अंतर है दोनों छोरों में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, चूँकि 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य हुआ करता था उसको पुनर्गठन अधिनियम से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में बांट दिया गया। ये कब किए गए? 2019 में, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को विलय करके, पहले ये दोनों 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इनको दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। अब हमारा जो कुल जो राज्य है वो 28 है और केंद्र शासित कितने हैं? 8 राज्य हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, भारत व पड़ोसी देशों के बीच की जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं, जैसे रेडक्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। इसको हमको बहुत अनिवार्य है जानना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच किस जलडमरू द्वारा अलग होता है, तो ये हम जानते हैं पाक जलडमरू द्वारा। हालांकि हम पहले की कक्षाओं में इसको हम बहुत अच्छे से जिक्र कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है, तो सबसे बॉर्डर का जिला है हमारा सिक्किम, ठीक है। और भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये है त्रिपुरा। आप इसको भी याद कर सकें, त्रिपुरा यानी 3 ओर से किससे घिरा हुआ है भैया? बांग्लादेश से। इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, तो यहाँ पर 17 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी अलग अलग जो देश हैं उनसे, यानी पड़ोसी जो कितने देश हैं हमारे 7, जो जिनसे हम अपनी सीमाएं साझा करते हैं, और उससे हमारे 17 राज्य हैं सीमाएं अपनी साझा करते हैं। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर कुछ आपके जो है प्रमुख चैनल हैं, जलडमरू हैं, ये आप इनको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है चूँकि मैं PDF में ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ग्रुप को ना ज्वाइन किया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, तो पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान है। इससे हमारे जो राज्य अपनी सीमाएँ जो साझा करते हैं, जैसे लद्दाख है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब हैं। और अफगानिस्तान से जो है लद्दाख सीमाएं साझा करता है। चीन से जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यानी ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं और ये हमारे 17 राज्य हैं जो अपनी सीमाएं जो है साझा करते हैं। अगर हम बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार, तो यहाँ पर दिया हुआ है बांग्लादेश के साथ इतना, चीन के साथ इतना, पाकिस्तान के साथ इतना। तो आप ये सब ग्रुप में मिल जाएगा, आपको जानना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करें, अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के काराकोरम श्रेणी पर कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। और हाँ, एक चीज़ और है, ये बहुत पूछा जाता है, एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो वह है भारत एवं श्रीलंका के बीच, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर शिखर एवं पर्वत का सही सुमेलित, ठीक है, तो यहाँ पर है नामचा बरवा अरुणाचल जो है हिमालय में है, और नंदा देवी कुमायूं हिमालय में, और नोकरेक गारो पहाड़ी में है। तो ये थोड़ा सा था, इसको आपको देख लेना चाहिए। मिट्टी एवं राज्य का सही सुमेलित करना है आपको कि कौन सी मिट्टी किस हमारे राज्य में पाई जाती है,
तो जलोढ़ है उत्तर प्रदेश में, काली है महाराष्ट्र में, लाल है आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थली जो है राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और हम अक्साई चीन का भाग किसे बोलते हैं? ये लद्दाख का पठार है। ठीक है, कौन है अक्साई चीन का भाग? कौन है? लद्दाख का पठार है। किस राज्य को मोलासेस बेसिन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोलासेस बेसिन। तो मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, हमारे मतलब भारत के बारे में आप इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए। अब हम बात करें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो नाम है सांगपो पड़ जाता है। ठीक है, और ऊंचाई के अनुसार अगर चोटियों का क्रम रखें, जो हमारे भारत और कह सकते हैं हिमालय की जो चोटियां हैं उनको अगर हम क्रम के हिसाब से रखें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, उसके बाद हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, फिर कंचनजंगा, मकालुई, फिर उसके बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत। ये इस तरीके से चोटियों का घटते हुए क्रम में है। फिर अगर हम बात करें वैष्णो देवी व अमरनाथ गुफा कहाँ पर है? कश्मीर हिमालय पर है। और काली नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, लोकटक झील किस घाटी से स्थित है? तो यह मणिपुर घाटी में स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर है हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, ये इंपॉर्टेंस है। और दूसरा हिस्पर, तीसरा जो है ब्याफो है। अगर हम बात करें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग किस हिमालय पर स्थित है? तो ये है मध्य हिमालय पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे राज्य एवं उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है, आगे हम क्वेश्चन में भी इसको पढ़ेंगे। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और जो है केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, अगर हम घाटी एवं राज्य की बात करें तो ये मरखा घाटी है, कहाँ पर? लद्दाख में। और जुकू घाटी है नागालैंड में। सांगला व कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में। और थूमथांग जो घाटी है ये सिक्किम में है। चूँकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा पूछे जा सकते हैं, एक बार आप देखे रहेंगे तो जब आपके सामने विकल्प आएगा तो आप इनको कर पाएंगे, इसीलिए मैं इन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको करा दिया। अब आगे देख सकते हैं कि ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका डिस्क्रिप्टिव PDF है, जो आप जब यहाँ पर हमारा PDF ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है वह है भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? यानी आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, आप पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने पढ़ लिया, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को पढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं। भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा पर स्थित है? तो 4 विकल्प है, 11, 9, 12, 10। तो इसका जो सही विकल्प है, राज्य की बात हो रही है, 9। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो है तटरेखा पर स्थित हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र, और पाँचवां है केरल, और छठवां है उड़ीसा, और सातवां है कर्नाटक, आठवां है गोवा, और 9वां है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की अवस्थिति है, यानी यहाँ पर अक्षांश और देशांतर दिया हुआ है कि भारत की जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अवस्थिति है वो क्या सही है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका जो विकल्प सही है वो है सी। जी हाँ, यहाँ पर ये विकल्प इसका सही है, यानी भारत की स्थिति अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर के अगर बात करें हम तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 5 से पूर्वी के मध्य जो है हमारे भारत देश की अवस्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो 4 विकल्प है। यहाँ पर पहला है मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये चारों हमारे पूर्वी भारत के देश हैं। इसमें सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और इस राज्य की जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1987 यानी 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये क्वेश्चंस कई ऐसे हैं जो मैं पहले करा चुका हूँ, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो। अगर आप पहले की वीडियोज़ देख चुके हैं तो 4 विकल्प है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह है असम। ठीक है, भारत के असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किससे? तो 4 विकल्प है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो किससे नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़ की सीमा यानी बिहार से नहीं मिलती है, आपको बताना है।
यानी छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से मिलती है, बिहार से नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, बिहार के साथ, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो 4 विकल्प है, इसमें से जो सही है कौन, डी आंसर। जी हाँ, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जी हाँ, सही विकल्प क्या भैया, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और मुख्य भूमि की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो 4 विकल्प है, रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है उज्जैन, यानी उज्जैन को भारत का जो है ग्रीनविच कहा जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना का केंद्रीय संदर्भ बिंदु रहा है। ठीक है, इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। और जय सिंह द्वितीय जो प्राचीन काल के इतिहास में जो हमारे राजा रहे हैं, जय सिंह यहाँ के उज्जैन के, उन्होंने यहाँ व अन्य स्थलों जैसे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी पर वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, क्या बनवाई थी, वेधशालाएं बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो 4 विकल्प है, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। तो इसका जो सही विकल्प है वह है भैया लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। और जो अन्य जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दादर एवं नगर हवेली, उसकी जो क्षेत्रफल है 491 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर है, दमन व दीव 112 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर जिसके बोल सकते हैं भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? है तो शहर बड़ा, लेकिन वह किसी देश की राजधानी, मतलब किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। यहाँ पर है रायपुर, गुवाहाटी, शिलोंग और रांची। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी गुवाहाटी। ठीक है, आप जानते हैं कि गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और बहुत बड़ा एक महानगर भी है, लेकिन चूँकि यहाँ की राजधानी यह नहीं है और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा व तेज़ी से बढ़ता महानगर है। ठीक है, और यह जो राजधानी है यहाँ की, यानी कहाँ की, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, बाकी आप इन चारों की जानते हैं। ठीक है, रांची आप झारखंड की और रायपुर आपके जो है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? 4 विकल्प है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है मेघालय। जी हाँ, मेघालय भूटान से सीमा नहीं लगती है। असम जो है भूटान व बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ये असम। ठीक है, भूटान और बांग्लादेश से बनाता है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और सिक्किम जो है ये आपका नेपाल एवं भूटान से सीमा मिलाता है। लेकिन मेघालय एक ऐसा है जो भूटान से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? पहला विकल्प है ग्रेट चैनल, दूसरा है काको चैनल, तीसरा है 8 डिग्री चैनल, चौथा ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है सी, यानी 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आप जानते हैं मालदीव के साथ भारत की जो समुद्री सीमा बनती है वो 8 डिग्री चैनल के थ्रू बनती है। और अभी हमने चूँकि वर्णन में वहाँ पर अभी पहले ही हम देख चुके हैं क्या कौन सी चैनल जो है किसको अलग करता है। तो अगर हम बात करें लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच 9 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल है, और लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, सुमात्रा व दक्षिण अंडमान के बीच में डंकन पास है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर जो है कुछ बीच के नाम है और यहाँ पर कुछ प्रदेश के नाम है, आपको मैच कराना है कौन सा बीच कौन से प्रदेश में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह बताना है, कूट के रूप में दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प है मैं बताता हूँ, ये है चौथा। ठीक है, तो अगर चौथे के हिसाब से हम यहाँ पर मैचिंग कराएं तो कोलवा 2 में, ठीक है, मांगरोल यानी यहाँ गुजरात में, ठीक है, कन्नूर यहाँ केरल में, ठीक है, बक्खाली यहाँ पश्चिम बंगाल में। यानी कोलवा बीच जो है गोवा में है, मांगरोल बीच जो है गुजरात में है, और कन्नूर जो बीच है वो केरल में है, और बक्खाली बीच जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो चार विकल्प है, कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलई पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी आंसर, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने फिर से शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। डोडा बेटा चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 यानी 2637 जो है मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है, जो 2695 मीटर है, ठीक है, अन्नामलई पहाड़ी पर है और ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है सूची, इसको भी सुमेलित करना है। यहाँ पर है सब जो है एक तमिलनाडु मतलब राज्य है और दूसरा है यहाँ पर चोटियाँ हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। तो और चोटियाँ हैं उसके साथ में पहाड़ भी है, तो आपको सुमेलित करना है, कौन सही है कौन गलत है आपको बताना है। तो चार विकल्प है यहाँ पर 3 2 1 4, 1 4 3 2, 4 2 3 1, 4 3 2 1। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका क्या है? यहाँ पर विकल्प सही है डी। जी हाँ। तो अगर हम बात करें तो 1 को 4 से मिलाना है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, और बी को 3 से मिलाना है, राजस्थान जो है गुरशिखर यानी अरावली पहाड़ी पर है, ठीक है। और उसके बाद सी को 2 से मिलाना है, सी यानी नागालैंड को सारामती चोटी से मिलाना है, और डी को 1 से मिलाना है, यहाँ पर है धूपगढ़ी चोटी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, तमिलनाडु जो कि डोडा बेटा पहाड़ी है, जो अभी हमने देखा कि किस पहाड़ी पर है, ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पर है। उसके बाद राजस्थान में जो गुरशिखर चोटी जो कि अरावली पहाड़ी पर है, उसके बाद नागालैंड में सारामती चोटी जो नागा हिल्स पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी पर है, सतपुड़ा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बृहद हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? चार विकल्प है, काराकोरम, हिमाद्री और हिमाचल शिवालिक, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है हिमाद्री। जी हाँ, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आंतरिक भाग जो है इसका ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों से है। जो इसकी ऊंची चोटियां हैं जो इस पर जो है हिमालय पर, वो है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी, उसके बाद केटू जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णिमा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ। इस तरीके से जो है घटते क्रम में ये पहाड़ियाँ हैं। और जो एवरेस्ट जो है का तिब्बती नाम क्या है? एवरेस्ट का तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा, ठीक है, यानी पर्वतों की रानी। और नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। ध्यान दीजिएगा भैया, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। जो है इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? यहाँ पर है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो सही विकल्प है इसमें क्या आपको बताना है? इसका सही विकल्प है ए, यानी सरोवरीय मैदान का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। सरोवरी मैदान यानी किसी झील की तली में अवसाद जमा होने से जो निर्मित होता है, बाद में जल सूखने पर मैदान बन जाता है, उसे क्या बोला जाता है? सरोवरी मैदान बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? चार विकल्प हैं, अन्नामलई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ सही विकल्प है आपका। नीलगिरी जो है पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है। विस्तार इसका कौन कौन से राज्य में है? केरल में, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। यहाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट का संगम है। सर्वोच्च चोटी जो इसकी है अभी जैसा कि हमने बताया वो कौन सी है? डोडा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गढ़जात पहाड़ियाँ जो उड़ीसा में है, मांडव पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, नल्लामलई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, शिवराय पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है, कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर सही सुमेलित बी नहीं है, यानी मांडव पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में बताया जा रहा है वो महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बाकी चारों और तीनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पर, कौन सी पहाड़ी पर? अभी हमने चर्चा भी किया था, कुमायूं हिमालय पर, मध्य हिमालय पर, हिमाद्री हिमालय पर, ट्रांस हिमालय पर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो क्या है?
आपको बताना है, वो आपका सही विकल्प है बी, यानी मध्य हिमालय पर। तो आप ध्यान दीजिए कि बद्रीनाथ जो है मध्य हिमालय में स्थित है। स्थान जो है उत्तराखंड है, चमोली जिला है, ठीक है। और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, चारों धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम जो है। और जोशीमठ यहीं के पास में है, अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। K2 के बाद यहाँ पर बताया गया, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखा है, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा और सुडुथेम्पा। ये इसका जो सही विकल्प है भैया, सब जानते हैं कंचनजंगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 85-86, आप ऐसे ही याद रखें 85 और 86, ठीक है, यानी 8586 मीटर है। और उसके बाद जो अन्य जो पहाड़ियाँ हैं, कंचनजंगा की बात हो रही है, उसके बाद K2 की ऊंचाई 8611 है, यानी 8611 मीटर है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट की कितनी है 8848, यानी 8848 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें जो है नंगा पर्वत की, तो 8126 मीटर है, और यानी 8126 मीटर और नंगा पर्वत का। और नंदा देवी का 7817 जो है मीटर है। कामेत पर्वत का 7756 मीटर, यानी 7756 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर है कहाँ पर? विंध्य श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में, पूर्वी घाट का और सह्याद्री का, ठीक है। तो आप देखें इसको, जो इसका सही विकल्प है वह है सतपुड़ा श्रेणी का, ठीक है। विंध्य जो है सतपुड़ा, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। और सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण तथा तापी नदी के उत्तर में स्थित है। कौन? सतपुड़ा नदी, ठीक है। सतपुड़ा जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण और जो है ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 विकल्प है, ब्यास, चिनाब, सतलज और रावी। तो इसमें जो सही विकल्प भैया वो सी है, यानी सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाकी सबका भारत में है, ठीक है। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। कहाँ से? तिब्बत के राकसताल झील से होता है, जहाँ इसे लांगचेन खमबाब कहते हैं। यह भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से, ठीक है। जबकि ब्यास, चिनाब और रावी का उद्गम भारत में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भैया। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है बी है, यानी म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई पहाड़ियाँ भारत को, ठीक है। भारत की और म्यांमार की सीमा पर पटकाई पहाड़ियाँ स्थित है। इस क्षेत्र में पटकाई, बुम, खासी, गारो, जयंतियाँ एवं लुसाई पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में से आपको बताना है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है भैया बी, यानी सतपुड़ा, फिर उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाल और छोटा नागपुर। ये पहाड़ियाँ हैं जो कि जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में है। सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें है गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ें हैं। इसमें गुरला मांधाता जो है भारत में ना होकर बल्कि तिब्बत में है, जो चीन के अधिकार में है, मानसरोवर झील के पास स्थित है। कौन? गुरला मांधाता, ठीक है। और उसके बाद नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, पूरी तरीके से भारत में नहीं है। तो कभी अगर बाय द वे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लगाना है? गुरला मांधाता लगाना है। अगर बाय द वे विकल्प में गुरला मांधाता नहीं है तो नामचा बरवा भी सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है, यानी आधा आधा। उसके बाद कामेत तो हमारे उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जो कि पाक ऑक्युपाइड में है। आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है?
4 विकल्प है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन को मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है जो आयोग ने माना था वो है तमिलनाडु। लेकिन ध्यान से देखिएगा भैया, जो ये कार्डमम पहाड़ियां हैं यानी इलायची पहाड़ियां हैं तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, दोनों जगह। यानी देखा जाए तो दोनों प्रदेशों में जो इसका फैलाव है, लेकिन आयोग ने क्या माना था, तमिलनाडु को माना था। तो लेकिन अगर आप जो है विकल्प में तमिलनाडु ना रहे तो केरल को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। 4 विकल्प, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी यानी त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा से संलग्न नहीं है, ठीक है। तो पटकोई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है और इसमें त्रिपुरा जो है संलग्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है नंगा पर्वत अवस्थित है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और मेघालय में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया, नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही है। और जो है यह पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसमें है। इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। अब आगे हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 29वां अंतिम क्वेश्चन है आपका। मेघालय का पठार भाग है किसका? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो सही विकल्प इसमें क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है आपका बी, जी हाँ, प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं। मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। इस तरीके से आपके ये जो है जो जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो जो है ख़त्म होता है। आगे हम एक एक पार्ट, दो पार्ट जैसे भी हो सकेगा, बहुत अंदर तक हमको घुसने की ज़रूरत नहीं है, सतही लेवल से, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ते जाना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरीके से चीज़ों को हम आगे पढ़ करके अपनी इस तैयारी को एक बेहतर लेवल पर कर सकते हैं। हालांकि PDF ग्रुप ज्वाइन करिए, रिवीजन करिएगा, लिखने के बहुत चक्कर में मत पड़िएगा, आप बिल्कुल भी परेशान हो। और आप, मैं बार बार कहता हूँ, GS के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम आपके इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।